आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। तो चलिए ले चलते हैं उस डरावनी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की ओर। तो दोस्तों, मैं एक भारतीय हूँ। आमतौर पर भारतीय ईश्वर और आत्माओं आदि पर अधिक विश्वास करते हैं। यह मेरा अनुभव नहीं है, यह मेरे दादा का अनुभव है। हम भारत के तेलंगाना राज्य में रहते हैं। मेरे दादाजी दूसरे गांव में काम करते थे। वहाँ साइकिल पर आते जाते थे। कभी कभी वहाँ आने में देर सवेर हो जाता था। एक दिन मेरे दादाजी देर रात को साइकिल से घर आ रहे थे। हमारा गांव दूसरे गांव से कुछ दूर है, इसलिए रास्ता अंधेरे से भरे पेड़ों से भरा है। यह डरावना था, लेकिन दादाजी के लिए यह सामान्य बात थी, क्योंकि वह उस रास्ते से कई बार देर रात गए थे और आए थे। जाते समय उन्होंने सफ़ेद साड़ी में एक महिला को लिफ्ट मांगते देखा था, लेकिन मेरे दादा नहीं रुके। जब वह कुछ दूर गए तो उन्होंने उसे फिर से देखा, लेकिन इस बार उसने मेरे दादाजी को कांटों में ढकेल दिया। मेरे दादा उठे और पूरे खून और चोटों के साथ घर चले गए। मेरे दादी ने मेरे दादा से पूछा क्या हुआ। उन्होंने उन्हें सब कुछ समझाया। मेरे दादी बहुत डर गई। वह काफ़ी हिम्मती थी, लेकिन वह क्यों डर गई मुझे नहीं पता। उसके बाद 2 महीने तक मेरे दादाजी बिस्तर से नहीं उठे, तो मेरे दादी ने किसी को बुलाया जो पूजा करते थे। वह आदमी मेरे दादा को कहीं ले गया और उसने कुछ पूजा करवाई। इसके बाद वह सामान्य हो गए। मुझे नहीं पता कि उस समय मेरे दादाजी को कैसा लगा होगा, क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। किसी को भी कोई आइडिया है कि मेरे दादी ने ऐसा क्यों किया? मुझे इसके बारे में जानना है। जब मेरी माँ ने मुझे यह कहानी सुनाई तो मैं रोमांचित हो गया, लेकिन इस बात ने मुझे काफ़ी डरा दिया था और आज भी मैं उस बातें को याद करके बहुत डर जाता हूँ। तो दोस्तों, यह रही मेरी दादी की कहानी। तो चलिए इसके बाद आगे की कहानी में ले चलते हैं। तो दोस्तों, ये रही अपनी दूसरी कहानी। तो ले चलते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की ओर। तो दोस्तों, रात का अंधेरा, ऊपर से देर रात को जॉब से लौट कर आना बड़ा ही डरावना एहसास होता है। मेरा नाम विशाल है और मैं एक शॉपिंग मॉल में काम करता हूँ। मुझे काम से रात के 11 बजे छुट्टी मिलती है। अभी मुझे उस जगह काम के लिए कुछ ही 2 ही हफ्ते हुए थे। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन मैं जब अपने काम से लौटकर आ रहा था, तब मेरे साथ एक ऐसा मंजर पेश हुआ जिसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं कोटा शहर के एक छोटे इलाके अनंतपुरा में रहता हूँ। मैं वहाँ किराए के मकान में रह रहा था। मेरा मकान रोड किनारे से कुछ 5 मिनट अंदर जाने पर आता था। पर मैं अपने घर की ओर आ रहा था तो मैंने सुना कि कुछ ही दूरी पर 4-5 कुत्ते ज़ोरों से भौंक रहे हैं। कुत्तों का इतनी ज़ोर से भौंकना और रोना कोई आम बात नहीं होती है। अक्सर कुत्ते भूखे होते हैं तो वे एक अलग प्रकार से भौंकते हैं, पर उस दिन कुत्ते किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। सभी कुत्तों ने मेरी आहट पाकर मेरी ओर देखा और मुझे देखकर वो तेज़ी से भाग गए, जैसे कि उनके भागने में भी इशारा था कि तू भी भाग या हमारे साथ, वरना बड़े ही बेवकूफ़ कुत्ते थे। हा हा हा, मैंने मन में कहा। पता नहीं किस चीज़ से डर गए वो कुत्ते, और सब कुत्ते भाग गए और चारों तरफ सब सन्नाटा पसर गया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक पेड़ बड़ी ही तेज़ी से हिल रहा था। ताज्जुब की बात यह थी कि उसके अलावा सभी पेड़ बिल्कुल शांत खड़े थे, सिवाय उस पेड़ के। उस समय हवा भी नहीं चल रही थी। उस समय मेरी हालत बुरी हो रही थी। यह सब बकवास है, ज़रूर इस पेड़ पर कोई
बंदर होगा जिसके कारण से यह पेड़ हिल रहा है। मैं ऐसा मन में सोचने लगा और अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाने लगा। डर तो मुझे सच में ही लग रहा था। जान न जाने क्यों यह रास्ता इतना लंबा हो गया है कि बाकी दिन तो बड़ी ही जल्दी में अपने कमरे तक पहुंच जाता हूं, पर जब डर लग रहा है तो साथ में ही ऐसी परिस्थिति हो तो आदमी की कदम खुद ब खुद धीरे चलने लगते हैं। पूरे रोड पर सन्नाटा था और रोड मुझे किसी भूतिया फिल्म के जैसे लग रहा था। जिन फिल्मों में आपको ऐसे रोड या भूत किसी भूतिया हवेली की ओर ले जाते हैं या किसी सुनसान कब्रिस्तान या शमशान की ओर ले जाता है, ऐसे लग रहा था। जिस रास्ते से मैं जाता था वो अंधकार भरा था। वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। आज बड़ा गुस्सा आ रहा था सरकार पर कि अगर ये इस सुनसान डरावनी रास्ते पर लाइट्स लगवा देती तो इनका क्या चला जाता। खैर है तो यह सरकार ही, छोड़ो, अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलते चलते मैं उस पेड़ तक आ गया जो बड़ी ही तेज़ी से हिल रहा था। वो पेड़ अभी हिल ही रहा था। मैं उस पेड़ के पास जल्द से जल्द निकलना चाहता था, पर उस पेड़ के पास जैसे ही मैं पहुंचा, वह पेड़ एकदम से शांत हो गया। यह थोड़ा अजीब था क्योंकि जो पेड़ अभी तक इतनी तेज़ी से हिल रहा था वो अब शांत हो गया। काफ़ी अजीब है, मैंने ये सोचा, पर मुझे पता नहीं क्यों डर लगना बंद हो गया था और मैं चुपचाप उस जगह खड़ा होकर आसपास देखने लगा कि क्या चल रहा है, आखिर माजरा क्या है। मैंने अपने जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे माचिस से जलाकर उसका कस लेने लगा। मुझे सिगरेट पीने की एक बुरी आदत थी। मुझे पता नहीं क्या हो गया जो मैं उस पेड़ के आसपास ही चक्कर काटने लगा। मेरी वो सिगरेट खत्म हो गई। मैंने जेब से हाथ डाला और दूसरी सिगरेट जलाई। अब मेरे पास केवल आखिरी ही सिगरेट बची थी जो बची थी। अब मैं सिगरेट का कस लेते हुए उस पेड़ के ऊपर देखने लगा कि कौन है यह जो रात में इतना शोर मचा रहा था। मैं पता नहीं क्यों उस जगह पर रुक गया था। मुझे तो अपने घर की ओर भाग जाना चाहिए था। मैं सिगरेट पीते हुए उस पेड़ के सामने एक लोगों के बैठने के लिए चबूतरा था, जिस पर जाकर मैं बैठ गया। मैंने देखा कि उस पेड़ पर एक आदमी उतर कर नीचे आया और ठीक मेरे पास में आकर उस चबूतरे पर बैठ गया। वो मेरी ओर ही देख रहा था। उसने मुझसे कहा, ए नशेड़ी, मुझे भी सिगरेट पीनी है, मुझे सिगरेट दे। कहा, क्या कहा बे तूने नशेड़ी? साले, अब मैं तुझे सिगरेट बिल्कुल भी नहीं देने वाला, मैंने उससे कहा। वो मुझसे बोला कि तू कितना बड़ा नशेड़ी है जो इतनी रात को भी नशा कर रहा है, जबकि लोगों के इतनी रात के पसीने छूट जाते हैं। अगर तूने मुझे यह सिगरेट नहीं दी तो मैं तुझे सिगरेट पीने के लायक नहीं छोड़ूंगा, उस आदमी ने कहा। और उसने मेरे साथ से वो सिगरेट छीन ली और अगले बार एक ही बार में पूरा सिगरेट का कस पूरा सिगरेट को पी लिया और सारा का सारा धुआं मेरे मुंह पर फूंक दिया। पता नहीं क्यों मैं उससे बहस करने लगा। लगता है जैसे वो मुझे सिगरेट चढ़ गई थी। साले, तूने मेरी सिगरेट पी ना, अब तू तो गया। मैंने उसकी कॉलर पकड़ी और उसके ऊपर उठाने की कोशिश की, पर वो आदमी तो जैसे कोई पहाड़ हो, वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। उसने एक झटके में मुझे दूर धक्का देकर फेंक दिया। हाय राम, मेरी तो कमर टूट गई लगता है। साले, अब तो तू नहीं बचेगा। और मैं उठा और उससे कुश्ती करने लगा, पर जब भी मैं उसके पास जाता वो मुझे फिर से उठा के दूर फेंक देता था। ऐसा कुछ 5 मिनट तक चला और वो बोला, मूर्ख, भाग जा यहाँ से वरना मारा जाएगा। मैंने कहा, आज तो तुझे सबक सिखा के ही जाऊंगा, मेरी बेइज्जती का बदला जरूर लूँगा। उसने कहा,
लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वह बड़ा होने लगा और बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया कि पेड़ के बराबर वह लगने लगा। अब मेरा नशा उतरा और जिससे मैं अब तक लड़ रहा था वो कोई आम आदमी नहीं था, जबकि वह एक दैत्य था। फिर भागो यहाँ से, मैंने मन में कहा और मैं वहाँ से भागने लगा। भागता है डरपोक, अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और वो दैत्य मेरे पीछे पीछे आने लगा और थोड़ी देर बाद उसने मुझे पकड़ लिया और उसने कहा, हा 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 हा, अब मैं तुझे खाऊंगा। बहुत चर्बी है ना तुझे, अब तेरी अक्ल ठिकाने लाता हूँ। उस समय तक मेरा नशा सारा उतर चुका था। अब मैं बस उसके मुंह का निवाला ही बनने वाला था कि तभी उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। ये मैं उससे कहा। फिर उसने कहा, इसके लिए अब तो बहुत देर हो गई है, अब तो तुझे मरना ही होगा। फिर हंसने लगा। फिर मैंने कहा उससे कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक सिगरेट और दूंगा। उसने सिगरेट का नाम सुनते ही मुझे नीचे उतार दिया और वो भी लगभग मेरे जितना हो चुका था, मेरा मतलब मेरे जितना बड़ा। उसने कहा, सिगरेट दे। मैंने उसको सिगरेट दिया और उसने कहा, इसे जला। मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा। अब वो आराम से सिगरेट पी रहा था। मैंने मन में सोचा कि कितना बड़ा चूतिया है, केवल एक सिगरेट में ही मान गया। मैंने उससे कहा कि तुम कैसे दैत्य हो जो केवल एक सिगरेट में ही मान गए, असली नशेड़ी तो तुम हो। उसने कहा कि मैं तुम्हें इस सिगरेट के बदले में उपहार स्वरूप सोने से भरा एक मटका दूंगा, चलो मेरे साथ। और वो मुझे एक गड्ढे के पास ले गया। उसने कहा, वो रहा सोने से भरा मटका, वो देख। और जैसे ही मैं उसे देखने के लिए झुका, उसने ज़ोर से लात मारकर मुझे गड्ढे पे फेंक दिया। मैं उस गड्ढे में गिर गया और मैंने उस दैत्य को हंसते हुए सुना कि कैसा मूर्ख इंसान है जो मेरी बातों में आ गया, और हंसने लगा। अब पड़ा रहा इस गड्ढे में। वो मुझे बोला, अगर आज तूने मुझे सिगरेट ना पिलाई होती तो तुझे मैं खा जाता। और ऐसा कहकर वो गायब हो गया। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं उस गड्ढे में पड़ा था। उसके बाद फिर उस गड्ढे से चढ़कर मैं घर आ गया। फिर उसे फिर से देखा, लेकिन इस बार उसने मेरे दादाजी को कांटों में ढकेल दिया। मेरे दादा उठे और पूरे खून और चोटों के साथ घर चले गए। मेरे दादी ने मेरे दादा से पूछा, क्या हुआ? उन्होंने उन्हें सब कुछ समझाया। मेरे